हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्सनेस पर एंड माई सेल्फ सी एस गौरव। गाइज, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th BST। फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, संडे कल हुई थी वो क्लास, और जिसने वो क्लास नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आज इसकी सेकेंड क्लास है। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था सर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसको याद करने की भी कोशिश करी थी डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के। और क्या पढ़ा था सर? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं, इसको भी हमने यूट्यूब की एक स्टोरी के तहत याद करा था। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का भी निमोनिक्स याद करा था। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने थे? 5 थे। निमोनिक्स क्या था? सारे काम पॉज हो जाएंगे। कहां पे? डीसी पे, POS DC, तो सारे काम रुक जाएंगे। DC डिस्ट्रिक्ट सेंटर, आप जो भी याद कर लेना। P से था प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग एंड C से कंट्रोलिंग। तो ये हमने लास्ट क्लास में याद करा था। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट सर एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। यूट्यूब का गोल है क्या है कि जो सारी ग्रुप एक्टिविटीज हो रही है वो अपने आप डायनेमिकली मैनेज होती रहे। तो इस स्टोरी के थ्रू हमने क्या करा था, याद करने की कोशिश करी थी। चलिए आज आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के साथ ही हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की? अब ध्यान से सुनो, बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है। कैसे सर? आपसे पेपर में पूछा जाएगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, आप लिख के कभी आ जाओगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो आप कभी कभी लिख के आ जाओगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि क्या होता है, वहां पे 3 घंटे होते हैं और दिमाग जो है बहुत ज्यादा पैनिक होता है। तो कभी इंपॉर्टेंस की जगह हम फीचर लिख के आ जाते हैं और फीचर की जगह इंपॉर्टेंस। तो हम इसे इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे कि हम दोनों को मिक्स मैच ना करें। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हमने कल ही याद कर लिए थे स्टोरी के थ्रू, एंड आज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी हम ऐसे ही लर्न करेंगे। देखो कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को ना एक इवेंट से समझेंगे अपनी जिंदगी के, जो बहुत मजेदार होता है। सर इवेंट का नाम है पिकनिक। स्कूल पिकनिक होती है, बहुत ही मजेदार होती है। उस इवेंट के जरिए हम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझेंगे तो अलग से, पिकनिक से हम लर्न करेंगे। देखो कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर एक बात बताओ, पिकनिक की स्टेजेस क्या क्या होती हैं? सबसे पहले क्लास में हम बैठे होते हैं, आराम से मजे कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रही होती है, तभी पियोन एक नोटिस लेके आता है और बोलता है कि आवर स्कूल हैज बीन गोइंग टू एन एजुकेशनल टूर, योर फीस ₹1000, एवरीबॉडी सबमिट, जो भी बोलता है। तो वो कहता है कि आप सबमिट करा दो। अब जैसे ही बच्चा सुनता है कि भाई पिकनिक का नोटिस आया, तो उनके मन में क्या होता है? एक अजीब सी खुशी आती है। अब उस खुशी के आते ही क्या होता है जी, ग्रुप्स बनने लग जाते हैं। भाई चिंटू तू मेरे साथ जाइयो, पिंटू तू मेरे साथ बैठियो, मैं खिड़की वाली सीट पे बैठूंगा, तू इधर बैठियो, तू उधर बैठियो। हम ग्रुप बना लेते हैं। फिर वहां जाएंगे तो तू ये करियो, तू वो करियो। अब खाना कौन लाएगा? भाई तू मैगी लाइयो, तू ब्रेड लेके आइयो, तू टोस्ट मतलब जो भी है ना। हम हर किसी को क्या देते हैं? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। ग्रुप्स बना देते हैं और ग्रुप्स में क्या बांट देते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई तेरी ये जिम्मेदारी रहेगी, तेरी ये जिम्मेदारी रहेगी, तेरी ये जिम्मेदारी रहेगी। मैगी तू लाइयो, पास्ता तू लाइयो, नाश्ता तू लाइयो, कोल्ड ड्रिंक तू लाइयो। तो ये सब तो पहले में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। पिकनिक के फर्स्ट स्टेप में नोटिस आता है, उसके बाद हम क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप में क्या एलोकेट कर देते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करते हैं। ध्यान से समझना, मैं स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं फिर बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यहां से लर्न करेंगे। देखना कैसे, क्योंकि जब पेपर में आएगा ना तो पेपर में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ याद करना है पिकनिक में क्या क्या होता है। जो जो पिकनिक में होता है उस स्टेप्स को याद कर करके आप इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लर्न कर लोगे। देखो कैसे। सेकंड क्या होता है बताना भाई? सर फिर हम फीस जमा कराते हैं, फिर वो सुनहरी सुबह आती है जब 7 बजे ही हमें स्कूल में बुला लिया जाता है और 2 घंटे तक बस में बिठाया जाता है ना।
पहले सबको बुला बुला के बस में बिठा देते हैं, चलो चलो। फिर जो ड्राइवर भैया होते हैं वो स्टार्ट नहीं कर रहे होते बस, तो जब धीरे पहले स्टार्ट करते हैं फिर बंद, फिर स्टार्ट फिर बंद, तो स्टार्ट बंद स्टार्ट बंद स्टार्ट बंद कर रहे होते हैं, तो हमें भूख लग जाती है। तो हम क्या करते हैं भाई, जिस पर्सन के पास जो जो खाना होता है उस पर्सन के, जैसे हमने बोला था चिंटो आप मैगी लाओगे, तो हम अगर मैगी खाने का मन हुआ तो जाएंगे चिंटू के पास, चिंटू तेरे को बोला था मैगी लाइयो, तो चिंटू से मैगी लेंगे और सब खाएंगे। चिंटू बोलेगा मुझे ही भूख लग रही है, मैंने भी तेरे को बोला था कोल्ड ड्रिंक लाइयो, तो वो पिला, तो वो चिंटू हमसे कोल्ड ड्रिंक ले लेगा। अब इसमें क्या हुआ कि अगर हमें मैगी खानी थी तो क्या हमें बस में हर किसी से जा जाके पूछना पड़ रहा था कि आप मैगी लाए हो, तू मैगी लाया, तू मैगी लाया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है। तो यानी कि हम यहाँ पे अपने काम को एफिशिएंसी से कर पा रहे थे। कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल कर पा रहे थे। जल्दी जल्दी हमें भूख लग रही थी, हमारा पर्पस क्या था कि अपने दोस्त से खाना लेना, तो वहां पे हमें पता था किसके पास खाना है। क्यों पता था? क्योंकि हमने मैनेजमेंट अच्छी करी थी। आगे देखो सर, क्या हम सिर्फ खाना ही लेके जाते हैं, कुछ अपने लिए पर्सनल पैसे भी लेके जाते हैं? सर कुछ तो पर्सनल पैसे भी लेके जाते हैं। बचपन में मुझे याद है जब मैं जाता था तो पीली गोली वाली एक बंदूक आती थी माउजर, या फिर शाकालाका बूम बूम की पेंसिल, मतलब बहुत कुछ आता था ना, वो खरीदते थे हम। तो जब वो खरीद तो हम कुछ पैसे भी लेके जाते हैं, और वो पैसे क्यों होते हैं? क्या दोस्तों को खिलाने के लिए? ना, इतने दानवीर नहीं है। वो पैसे होते हैं अपनी कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए लेके जाते हैं ना पिकनिक में। तो पिकनिक में पहला स्टेप क्या था कि हम जैसे ही आता है तो ग्रुप्स बना लेते हैं। दूसरा कि भाई सबसे हम जब जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है उससे वो काम करवा लेते हैं फटाफट से, टाइम नहीं लगता उसमें, और कुछ पैसे भी लेके जाते हैं। यहां तक रुक जाओ। 3 इंपॉर्टेंस याद करने की अब कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। क्या? पहला, जब हमने ग्रुप्स बनाए और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो हमारा मोटिव क्या था? क्या हम सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते थे? नहीं, हमारा मोटिव था पूरे ग्रुप को मजे आए। तभी तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट रहे थे कि भाई तू खाना ले गए ताकि वो भी भूखा ना रहे, वो भी भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, सब। तो ये हम मैनेजमेंट करें। तो मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? लिखो, पहली इंपॉर्टेंस इसी के थ्रू, सर अचीविंग ग्रुप गोल्स। अचीव लिख लेना, अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, पिकनिक से याद रहेगा ना कि पहले हमने ग्रुप बनाए थे। ग्रुप क्यों बनाए थे? ताकि ग्रुप के गोल्स अचीव कर सके। ठीक है जी, ग्रुप बांट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी, सॉरी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों दी थी? ताकि ग्रुप के गोल्स अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट की पहली इंपॉर्टेंस क्या हो गई? अचीविंग ग्रुप गोल्स। दूसरा, हमने हर किसी से क्या करा? जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी, हमें पता था हमने इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हमने फटाफट से अपने काम को एग्जीक्यूट कर लिया। तो यानी कि जब हम अच्छी मैनेजमेंट करते हैं तो उससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो लिखो इंक्रीज एफिशिएंसी। ये हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ाती है मैनेजमेंट। थर्ड, ध्यान से देखना, देखो अब ये मैं याद क्यों करा रहा हूं, ध्यान से सुनो कि भाई मैं फिर बता रहा हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अगर पूछेगा और पेपर में आप फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लिख के आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? तो हमें यही पॉइंट्स लिख के आने पड़ेंगे, मतलब उनका सार ये होना चाहिए। एज इट इज वर्ड ही हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो आप लिख के आओगे उनका जस्ट उनका सार यही होना चाहिए। खैर, अब हम अगले उसमें हम अब कुछ पैसे भी लेके जाते हैं। पैसे क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हमें अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे करने होते हैं। तो लिख लो, मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या पूरे करते हैं? अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सर एक और बात बताओ, हम स्कूल वाले हमें पिकनिक के नाम पे कभी, मेरे को तो कभी कभी लाल किला भी ले गए। लाल किला, कुतुब मीनार, मेरे को समझ नहीं आता पिकनिक जैसा होता क्या है, लेकिन खैर दोस्त होते हैं तो मजे आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हुमायूं का मकबरा, यहाँ पे लेके जाने का, नेशनल म्यूजियम, यहाँ पे लेके जाने का पर्पस क्या होता है पिकनिक का? कि वहां पे क्या झूले झुलाएंगे आपको? अब हुमायूं का मकबरा में तो कोई झूले नहीं है ना, कुतुब मीनार में तो कोई झूले नहीं है, तो वहां पे क्यों लेके जाते हैं? ऐसे हेरिटेज प्लेस पे क्यों लेके जाते हैं आपको? सर ताकि आपका क्या हो? डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो। तो और याद रखना, ये पिकनिक का इससे मैं कनेक्शन सिर्फ जोड़ रहा हूं ताकि हमें याद रहे चीजें। ठीक है ना? इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए है। इसको समझाऊंगा मैं अलग से। आगे लिखो, सर
हमें लेके जाते हैं पिकनिक में, क्यों लेके जाते हैं? एजुकेशनल टूर्स में। कभी कभी पिकनिक होती है, कभी कभी एजुकेशनल टूर्स होते हैं। तो एजुकेशनल टूर्स में क्यों लेके जाते हैं? ताकि हमारा क्या हो? डेवलपमेंट हो। सिर्फ पिकनिक की स्टेजेस याद करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट याद। सर डेवलपमेंट हो, मैनेजमेंट भी क्या करती है? सर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसकी? मैनेजमेंट तो बड़े लेवल पे होती है, तो लिख लो डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, कि इससे जो सोसाइटी है वो क्या होती है? डेवलप होती है। ठीक है, तो लिखो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। फिफ्थ, फटाफट से बताना, क्या पिकनिक से हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं नहीं मिलते? पिकनिक के जरिए सर बाहर जाना सीखते हैं नहीं सीखते? कुछ खुद के अपने डिसीजंस लेना भी सीखते हैं, वहां पे हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। तो पिकनिक हमें डायनामिक बनाती है। क्या बनाती है? डायनामिक। डायनामिक मतलब कि चेंजेस को अडेप्ट कर पाए, जो बाहर चेंजेस हो रहे हैं, है ना, अब धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं तो हम अपने डिसीजन थोड़ा थोड़ा खुद ले पाए। थोड़ा थोड़ा पिकनिक ये भी हमें सिखाती है। तो पिकनिक हमें क्या बनाती है? डायनामिक बनाती है। तो लिखो पिकनिक हमें क्या बनाती है जी? डायनामिक भी बनाती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाती है? डायनामिक। तो लिख लो मेक अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से रिलेट करके हम याद करेंगे चीजों को। मेक अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो कितनी आसानी से। हमें असल में तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ये याद करनी है। अब दो तरीके के बच्चे होंगे, एक जो हाथ रख के याद करेगा अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीज एफिशिएंसी और पर्सनल ऑब्जेक्ट, फिर अटक जाएगा। एक बच्चा क्या होगा सर जिसने यहां से पढ़ा है और वो क्या बोलेगा कि पिकनिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो पिकनिक। पिकनिक में क्या होता है? सबसे पहले ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ग्रुप्स में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी जाती है, तो अचीविंग ग्रुप गोल्स। उसके बाद क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी जाती हैं तो सबसे काम जल्दी जल्दी करा देते हैं, तो इंक्रीज एफिशिएंसी। कुछ पैसे भी हम लेके जाते हैं पिकनिक में, तो अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एजुकेशनल टूर्स भी तो होते हैं हमारे स्कूल में। एजुकेशनल टूर से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो मैनेजमेंट से क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और पिकनिक हमें डायनामिक बनाती है, तो मैनेजमेंट भी क्या बनाती है? ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाती है। बस सिंपल याद होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। समझ आया? बहुत इजी, सिर्फ ये पिकनिक। फटाफट से उतार लेंगे इसे। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये जरूरी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जब आपके एग्जाम टाइम आएगा तो हम 1 डे रिवीजन क्लास, यानी कि एक दिन में कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिवाइज कर पाए। 7 या 8 घंटे की क्लास रखेंगे, तो उस वक्त जो आपके नोटिंग्स हैं, जो आपकी टेक्निक्स हैं, जो क्रक्स हैं, वो बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसे प्लीज जरूर बनाएं। चलिए, अब इन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या कह रहा था। मिटा दिया है मैंने, यहाँ पे मिटा क्यों दिया है? ताकि हम खुद ही खुद याद कर पाए। देखो क्या सर, पहली इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या थी कि अचीविंग ग्रुप गोल्स। सर बिजनेस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, अभी तक तो हम पिकनिक के कंटेक्स्ट में समझ रहे थे, अभी हम सिर्फ याद कर रहे थे, अब समझने का टाइम आया। सर ग्रुप गोल्स मैनेजमेंट के थ्रू कैसे अचीव होते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। एक बात बताओ यार, अगर कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का मालिक, उस कंपनी के एम्प्लॉयज, उस कंपनी के जितने भी नौकर चाकर हैं, सबका एम क्या होगा सर? कि कंपनी प्रॉफिट में जाए। क्यों प्रॉफिट में जाएगी? क्योंकि प्रॉफिट में जाएगी तो मालिक को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में जाएगी तो एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे, सर नौकर चाकर जो होते हैं उनको बोनस मिलेंगे। तो ग्रुप गोल क्या है सबका? कि कंपनी प्रॉफिट में जाए। और कंपनी प्रॉफिट में कब जाएगी? जब वहां की मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगी। तो यानी कि मैनेजमेंट देखो कितनी जरूरी है, कि अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो ग्रुप गोल्स भी अचीव नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि मैनेजमेंट के जरिए हम क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं? ग्रुप गोल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी क्या थी सर? एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। अगर आपने अच्छी मैनेजमेंट कर रखी है, मैंने कल भी डिस्कस किया था, मैनेजमेंट मतलब वो 5 काम इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। यानी कि आपने प्लानिंग भी अच्छी कर रखी है, आपने ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छी कर रखी है, आपने स्टाफ भी अच्छा चुन रखा है, आपने उनको डायरेक्ट भी कर रखा है, काम बता भी रखा है, और उनपे कंट्रोल्स, उनपे चेक्स भी लगा रखे हैं कि गलत काम करते हैं तो क्या। तो अगर आपने सब कुछ बहुत अच्छे से कर रखा है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं? सर एफिशिएंसी मतलब हमने कल फिर डिस्कस किया था कि मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट निकालना, ये होता है एफिशिएंसी। आप रिसोर्स मिनिमम यूज कर रहे हो और आउटपुट मैक्सिमम निकाल रहे हो।
तो अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो हम मिनिमम रिसोर्स को यूज करते हुए एक अच्छा आउटपुट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे सर। तो इसका मतलब मैनेजमेंट के थ्रू क्या बढ़ती है? हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। दो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सीखी, पहली अचीविंग ग्रुप गोल्स, सेकंड इंक्रीज एफिशिएंसी। थर्ड सर अचीव करती है या हेल्प करती है इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर बहुत सिंपल सी बात है, एक एम्प्लॉय है, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको अच्छी सैलरी मिले। तो उसको अच्छी सैलरी कब मिल पाएगी? जब वो अपने काम को फुल्ली मैनेज करेगा। अगर वो अपने काम को मैनेज नहीं करेगा तो कंपनी चाहे भले ही प्रॉफिट में जा रही हो, क्या उसको कभी भी अच्छी सैलरी मिलेगी? अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो भाई एक ना एक दिन उसे हटा दिया जाएगा। तो यानी कि मैनेजमेंट के थ्रू ग्रुप के गोल्स भी अचीव होते हैं और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैनेजमेंट हेल्प करती है अचीव करने में। सर तीसरा भी हो गया। चौथा सर सोसाइटी को डेवलप करती है। सर सोसाइटी को कैसे डेवलप करती है? अब मान लो हमारी सारी कंपनीज, जितनी भी इंडिया में कंपनीज हैं, वो बहुत अच्छे से वेल मैनेज्ड हैं। जब वेल मैनेज्ड हैं तो उनके एम्प्लॉयज को सैलरी भी अच्छी मिल रही होगी। जब एम्प्लॉयज को सैलरी अच्छी मिल रही होगी तो क्या हो रहा होगा? सर वो अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा जी रहे होंगे। और जब लाइफस्टाइल अच्छा जी रहा है, हर कंपनी का हर एम्प्लॉय अपने लाइफस्टाइल में सुधार ला रहा है, तो सर जब हर एम्प्लॉय सुधर रहा है तो सोसाइटी भी तो डेवलप होगी। तो यानी कि अगर सब लोग अपने काम को मैनेज तरीके से करेंगे, और ये सिर्फ नहीं कि बिजनेस ही करेंगे, हर काम को मैनेज तरीके से करेंगे, तो सर वहां पे सोसाइटी भी हमारी क्या होगी? डेवलप होगी। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी मैनेजमेंट के थ्रू होती है। फिफ्थ एंड लास्ट, डायनेमिक बनाता है। इसको ध्यान से समझना, इस पे केस स्टडी आ रखी है और बार बार आती है। अब डायनेमिक मतलब क्या? सर डायनेमिक मतलब कि अभी एक पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 जिसे, तो कोविड-19 में क्या हो रहा है कि अब बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी। बहुत सारी क्या, ऑलमोस्ट सभी कंपनी शट डाउन हो गई थी जो नेसेसिटीज नहीं थी उनके अलावा। लेकिन यहां पे भी कुछ कंपनीज ने क्या करा? खुद को अडेप्ट करा चेंजेस के अकॉर्डिंग। सर अडेप्ट किस अकॉर्डिंग करा? एक कंपनी, मान लो किसी का भी एग्जांपल ले लो, कोलगेट, कोई भी एग्जांपल ले लो, नाम तो स्पेसिफिकली नहीं लूंगा मैं। तो वहां पे क्या हुआ, मान लो उस कंपनी ने सैनिटाइजर्स बनाने शुरू कर दिए, तो जो उसका नॉर्मल प्रोडक्ट था वो नहीं बिक रहा, लेकिन अब उसने क्या करा? खुद को अडेप्ट इस तरीके से करा कि वो सैनिटाइजर बना रहे, अब उसका बिजनेस चल रहा है। सर ये तो अभी की बात है। कोडेक आपने सुना ना, कैमरा, तो वो क्या करता था? वो रील वाले कैमरा बनाता था और वो उसी पे ही चलता रह रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जमाना चेंज हुआ, लेकिन वो जमाने के साथ नहीं बदला, उसने खुद को डायनामिक नहीं बनाया, तो वो खत्म हो गया। सर नोकिया एक टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद वो क्यों फेल हो गया? सर इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि उसने खुद को, वो डायनामिक नहीं था। मतलब कि लोग सर एंड्रॉयड पे लगातार शिफ्ट करते चले जा रहे थे। माइक्रोमैक्स, ये जो छोटी छोटी कंपनीज थी बहुत बड़ी होती चली जा रही थी, लेकिन लोग, जो नोकिया था, वो नोकिया किस पे था? सर विंडोज पड़ा हुआ था। तो उसने खुद को डायनेमिक नहीं बनाया, तो जब डायनेमिक नहीं बनाया तो फिर वो भी क्या हुआ? वहां पे एक फेलियर हो गया। ठीक है, तो मैनेजमेंट अगर अच्छी होगी, सोचो अगर नोकिया की मैनेजमेंट अच्छी होती तो वो उसको क्या बोलती कि तू विंडोज पे जा, विंडोज की सेल नहीं हो रही तब भी तू विंडोज पे जा। नहीं सर, विंडोज की सेल नहीं हो रही तो आप एंड्रॉइड ट्राई करो। अब एंड्रॉइड नहीं बिक रहा तो बात अलग होती, लेकिन उन्होंने एंड्रॉइड ट्राई ही नहीं करा और वो गए। तो यानी कि अगर अच्छी मैनेजमेंट होगी तो ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक भी होगी। डायनामिक मतलब कि जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अडेप्ट करना। ठीक है ना? चलिए, और इसमें मैं बार बार बोल रहा हूं, केस स्टडीज आती हैं। ठीक है, तो हर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हर फीचर ऑफ मैनेजमेंट को सिर्फ याद नहीं करना है, क्योंकि एक केस स्टडी पेपर है बिजनेस, यहाँ पे आपको जितना चीजों को लर्न करना है उतना ही चीजों को याद भी करना है। केस स्टडी कैसे लिखते हैं मैंने थोड़ा लास्ट क्लास में बताया था, और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हर चैप्टर के बाद मैं बताता रहूंगा कि केस स्टडी इस चैप्टर से कौन सी आ सकती है और उसको किस प्रकार से लिखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है सर, बिजनेस जो है, सॉरी मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट एक साइंस है या एक आर्ट है? मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सर मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है, ये तो बहुत दूर की बात है, हमें तो पहले यही समझा दो कि साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम यही समझेंगे। ध्यान से देखो क्या। सर साइंस होता है फैक्ट,
साइंस इज ऑल अबाउट फैक्ट। मतलब कि मान लो एक बैट्समैन है, ये रहा बैट्समैन, ड्राइंग थोड़ी देख लेना, इतनी अच्छी नहीं है। ये है हमारा बैट्समैन, ठीक है, और दूसरा हाथ भी यही बना देते हैं। चलो, ये हमारा बैट्समैन है और इसने हाथ में बैट पकड़ रखा है। ये रहा बैट, बेसबॉल का बैट है, जिसका भी बैट है, इसने हाथ में बैट पकड़ रखा है। और सर इसको पता है कि अगर बॉल मेरे बैट के मिडल में लगेगी, बॉल मेरे बैट के मिडल में लगेगी तो वो बाउंड्री पार जाएगी ही जाएगी। ये फैक्ट है, ये आपको भी पता होगा मेरे ख्याल से, आप क्रिकेट चाहे खेलते हो चाहे नहीं खेलते, लेकिन ये तो फैक्ट होता है कि अगर बॉल बल्ले के मिडल में हिट करेगी और आपने अच्छे से हिट करा है तो वो 6 या चौका जो भी है बाउंड्री पार जाएगा। लेकिन सर इस बल्लेबाज का नाम जो है वो है मान लो ईशांत शर्मा, 11वें नंबर का खिलाड़ी है बेचारा, कभी कभी बैटिंग आती है साल 2 साल में एक बार। क्या इसको ये बात तो पता है कि बल्ले के बीच में हिट करेंगे तो छक्का जाएगा, लेकिन क्या ये बेचारा बल्ले के बीच में हिट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा? सर नहीं कर पाएगा। तुक्का लग जाए वो बात अलग है, लेकिन इसके अंदर वो कला नहीं है। क्या कला नहीं है? कि वो इस फैक्ट को अप्लाई कर पाए। नहीं समझ आया? सर बॉल बल्ले के बीच में हिट करेगी 6 जाएगा, ये फैक्ट है, लेकिन इस बॉल को बल्ले के बीच में हिट कोई कोई करा पाएगा, कोई कोई नहीं करा पाएगा। मतलब कि समझो साइंस जो होती है वो होती है फैक्ट, और उस फैक्ट को अप्लाई करना रियल लाइफ में वो होती है सर आर्ट। तो आर्ट जो है डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। अब मान लो ये बल्लेबाज ईशांत शर्मा की जगह रोहित शर्मा होता तो वो हिट कर देता, उसके अंदर ये कला अच्छी थी, लेकिन ये ईशांत शर्मा है तो ये हिट नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ अभी क्या समझा रहा हूं, साइंस और आर्ट का मतलब, सिर्फ भूल जाओ मैनेजमेंट, अभी सिर्फ साइंस और आर्ट का मतलब समझो। साइंस मतलब कि फैक्ट, और आर्ट मतलब कि उस फैक्ट को रियल लाइफ में अप्लाई करने की कला, वो होती है आर्ट। अब सर मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनो। अब बुक में क्या लिखा है वो तो हम सीखेंगे, अभी सिर्फ नॉर्मल सीख रहे हैं, ठीक है ना। साइंस की अगर बात करें तो सर मैनेजमेंट में भी कुछ फैक्ट्स होते होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे। जी हाँ, मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सर इसका मतलब मैनेजमेंट साइंस हो गया। मैंने कहा हाँ हो सकता है, लेकिन एक बात बताना, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास 9th में पढ़ा होगा, H2O। वेरी गुड, नहीं बताया था आपने, चलो कोई बात नहीं। H2O ये होता है वाटर का फॉर्मूला। सर क्या ये फॉर्मूला अमेरिका में भी यही रहेगा? अमेरिका में वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा। सर इंडिया में भी वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा। युगांडा जो भी होता है, युगांडा में भी यही होगा, होनोलुलु में भी यही होगा, है ना। जितनी भी कंट्रीज है, होनोलुलु, युगांडा, इंडिया, अमेरिका, जो भी है, वहां पे पानी का फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, एक सेकेंड, चलिए, जो मैनेजमेंट के वहां पे प्रिंसिपल्स है वो हो सकता है अलग, हो सकता है भाई इंडियन बंदे को मैनेज करना, जो इंडियन एम्प्लॉइज है उनको मैनेज करने का तरीका अलग हो सकता है, जो अमेरिका के एम्प्लॉइज हैं उनको मैनेज करने का तरीका अलग हो सकता है। गूगल अपने एम्प्लॉइज को आपको पता है किस तरीके से काम देता है? शायद पता होगा कि गूगल जो है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को टास्क दे देता है, और टास्क दे के बोलता है कि भाई आपको इस काम को पूरा करना है और मुझे इस टाइम तक ये काम चाहिए। अब आप इसे ऑफिस में करो, इसे घर पे करो, वो आपकी सरदर्दी है, मुझे काम। तो वहां पे देखो मैनेजमेंट का तरीका कितना अलग है। यहाँ पे क्या होता है, यहीं बैठो ऑफिस में और यहीं पे ही काम करो, तो यहाँ पे मैनेजमेंट अलग है। तो यानी कि भाई साइंस के प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्ट हैं, वो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होते। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो हैं, लेकिन वो साइंस जितने अभी स्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं कि आप हर सिचुएशन में उसे अप्लाई कर दो और वो सेम रिजल्ट्स दे दें। आप साइंस के प्रिंसिपल को कहीं भी अप्लाई करो, सेम ही रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे तो वो शायद हर जगह सेम रिजल्ट्स नहीं देंगे। आप अगर गूगल के कर्मचारियों को इस प्रकार से ट्रीट करोगे जैसे इंडिया की कंपनीज करती है, तो उस प्रकार शायद गूगल के कर्मचारी प्रेशर में आके काम छोड़ भी दें।
है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, साइंस तो है मैनेजमेंट, क्योंकि उसके भी प्रिंसिपल्स है और वो भी डेवलप है, लेकिन वो एब्सोल्यूट साइंस नहीं है। मैंने क्रक्स बताया, ये बुक में क्या लिखा है ये हम पूरा का पूरा डिटेल में नोट्स बनाएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्रक्स बता रहा हूं। क्रक्स मतलब कि निचोड़, एब्सोल्यूट साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होकर सेम रिजल्ट्स नहीं देते, जबकि साइंस के प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कि कठोर होते हैं, हर जगह आप लगाओगे तो हर जगह सेम के सेम रिजल्ट्स देंगे। ठीक है सर। आर्ट सर, आर्ट हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्यों है आर्ट सर? सर हर आर्ट पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, कोई उस काम को बेहतर कर सकता है और कोई उस काम को बेहतरी से नहीं कर सकता। तो सर मैनेजमेंट भी कुछ इसी प्रकार से है, कोई तो मैनेजमेंट को बहुत अच्छा कर सकता है और कोई मैनेज अच्छा नहीं कर सकता। जो अच्छा मैनेजमेंट करेगा वो अच्छा मैनेजर, जो मैनेजमेंट को खराब करेगा वो खराब मैनेजर। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है कि साइंस और आर्ट में डिफरेंस क्या होता है, और थोड़ा सा समझा है कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं और मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। यदि आपको कोई भी डाउट हो इस रिगार्डिंग तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। आपको मैंने बताया कि आपकी जो क्लासेस हैं वो एग्जाम्स तक चलेंगी, पूरी प्रॉपर जैसे आपकी कोचिंग होती है वैसे ही चलेगी, और कोई भी अगर आपको डाउट आएगा तो वो भी हम लेंगे। क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पे हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, केस स्टडीज भी चलेंगी। ठीक है ना, सब कुछ यहाँ पर होने वाला है, लेकिन आपकी तरफ से भी कॉपरेशन चाहिए कि सर आप सब्सक्राइब करो मत करो, उससे वो नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी तरफ से 100% नहीं देंगे तो फिर थोड़ा सा आप समझ रहे हैं बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी फोकस से पढ़ें। कोई भी डाउट आता है नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पे आए, FB ग्रुप का लिंक है वहां पे आए, पूछो यार, जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो पूछो। आपको केस स्टडी नहीं लिखनी आ रही वो पूछो, सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, मुझे इस कंसेप्ट में डाउट आ रहा है, जहां भी डाउट है वहां पूछो। ठीक है ना, मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी हूं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इस बात को कि केस स्टडीज को किस प्रकार से लिखा जाता है, वहां पे क्रैक करने के लिए क्या टिक्स क्या टेक्निक्स अपनाई जाती है। लेकिन जब तक आप पूछोगे नहीं तो फिर आप तक बात पहुंचाऊंगा कैसे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप पूछेंगे और मैं आपको बता पाऊंगा। आज की क्लास खत्म करते हैं, हम फिर से कल मिलेंगे। जो कल की क्लास के टाइमिंग्स है उसी अकॉर्डिंग कल की क्लासेस होंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।